नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2017 का सीसैट का पेपर, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने 2024 से लेकर के और रिवर्स गियर में यानी 2024 का, 23 का, 22 का, 21, 20, 19, 18 ये सब कर चुके हैं। यानी इतना ज्यादा डिस्कशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। सीसैट का ज्यादा से ज्यादा बहुत लोग 3 साल का डिस्कस किए हुए हैं फ्री में, ठीक है, यूट्यूब पर या किसी भी अपने कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम लोग जब से सीसैट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के 2024 तक और अभी 25 में जो एग्जाम होगा तो वहां तक का कंप्लीट डिस्कशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो आइए आज इस वीडियो में 2017 का है ना एक वीडियो, हर पेपर को हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं और इस ईयर को भी हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। तो 2017 का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग 20-30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 6 बॉयज ABCDEF प्ले अ गेम ऑफ कार्ड। 6 लड़के हैं और ये लोग एक कार्ड का गेम खेलते हैं, मतलब पत्ते खेल रहे हैं, है ना। तो ये 6 लड़के हैं, ABCDE और F, ये 6 लड़के हैं। अब बोला है कि ईच हैज पैक ऑफ 10 कार्ड, सभी के पास 10 कार्ड है, 10 सबके पास। ठीक, चलिए ये तो 10 सबके पास है तो बराबर है, तो इसे याद रखते हैं। ठीक, या आपका मर्जी, आप चाहें तो लिख लें इन सब पे कि सबके पास 10 कार्ड है भाई साहब। अब बोला है एफ बोरोज 2 कार्ड फ्रॉम ए। एफ ने ए से 2 कार्ड बोरो यानी उधार ले लिया। देखिए सबके पास 10 पत्ते हैं, चलिए लिख ही डालते हैं, अच्छा रहेगा। 10 10 10 10 10 और 10, सबके पास 10 10 थे। लेकिन एफ ने क्या किया कि 2 पत्ते ए से उधार ले लिया। अब एफ ने 2 पत्ते ए से उधार ले लिया तो ए के पास अब कितने बचे, 2 चला गया तो अब बचे ए के पास 8। लेकिन एफ के पास 2 आ गया और तो ये इसके पास कितने हो गए, 12। ठीक है, जैसे जैसे सवाल पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं इंफॉर्मेशन, बाकी देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए तो और 5 पत्ते सी को दे देता है, यानी एफ ने ए से 2 लिया लेकिन 5 सी को दे दिया। अब इसमें से अगर 5 दे दिया सी को तो 5 घट जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 12 में से 5 चला गया तो 7, यानी एफ के पास अब बचा 7। लेकिन ये 5 अगर सी के पास आ गया तो सी के पास कितना हो गया भाई साहब, 10 + 5 15। अब सी के पास हो गए 15। ठीक है, अब आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, सी अपने में से 3 पत्ता बी को दे देता है। इसमें से 3 अगर माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 12, लेकिन यहां 3 आके जुड़ जाएगा तो ये हो गया 13, ये हो गया 13। जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, बी जो है ना इसमें से 6 पत्ता डी को दे देता है, तो 13 में से 6 चला गया, यहां बचा 7 और डी के पास चला आया 6, तो ये हो गया 10 6 16। ठीक, यहां तक का इंफॉर्मेशन था। जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, यही तो अभी करा था हमने, बी का 6 निकाला तो यहाँ 7 बचा और ये डी को दे दिया तो डी 16 हो गया। ठीक है, डी को देता है जो एक पत्ता ई की ओर बढ़ा देता है, यानी डी को देता है, अब डी क्या करता है, एक पत्ता ई की तरफ बढ़ा देता है, यानी एक पत्ता ये ई की तरफ बढ़ा दिया। तो एक पत्ता अगर ई के पास चला गया तो यहाँ +1 हो गया, तो इसके पास हो गया 11 और इसके पास कितना बचा, 16 में से 1 चला गया तो बचा 15। ठीक है, 15 बढ़ा देता है। अब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है। अब बोल रहा है कि डी और ई के पास जितना पत्ता है इनमें से किस समूह के पास उतना ही नंबर ऑफ पत्ता है, उतना ही पत्तों की संख्या है, ये बताइए। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं डी और ई के पास है कितना भाई साहब। तो डी के पास है यहाँ पर फाइनल में 15 और ई के पास है 11, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 15 10 25 1 26, यानी डी और ई के पास टोटल कितना है भाई साहब, डी और ई के पास है वो है मिलके 26। अब ऑप्शन में देखिए कि 26 और किसके पास है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं ए बी और सी। तो ए के पास है 8, बी के पास है 7, 8 7 15 हो गया और सी के पास है 12, 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन तो गलत है, इसके पास नहीं है उतना। डी और ई मिला के 26 है। ये बोला है कि नीचे इन दिए गए कॉम्बिनेशन में से किस कॉम्बिनेशन के पास या किस समूह के पास जितना डी और ई के पास है उतना ही पत्ता है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ए वाला ऑप्शन में नहीं हुआ, बी में देखते हैं, बी सी और एफ। तो भाई साहब बी सी और एफ, तो बी के पास है 7, सी के पास है 12, तो 12 और 7 कितना हो गया 19, और कौन था एफ, और कौन है एफ। तो बी और सी मिलाकर हो गया 12 और 7 19 और एफ के पास है 7, तो 19 + 7 करेंगे तो ये हो जाता है 26, यानी बी ही हमारा करेक्ट उत्तर है। यानी कि
बी ऑप्शन में जो समूह दे रखा है, बी ऑप्शन में समूह दे रखा है बी, सी और एफ। तो बी, सी और एफ के समूह के पास एग्जैक्टली उतना ही संख्या में पत्ता है जितना डी और ई के पास है, यानी 26। तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सी, ई, एफ। बी, सी और एफ ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे पूछा था, ठीक है, पूछा था कि किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या बराबर है जितना डी और ई के पास है ना। Then the number of cards posed by D and E is equal to that of the cards possessed by which of the following। तो उत्तर हो गया ऑप्शन बी, बी, सी एंड एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा बढ़ गया क्या? नहीं, ये 36 था, 37, ठीक है। दूध के एक नमूने में 50% पानी है। दूध का एक सैंपल है, मिल्क का एक सैंपल है जिसमें 50% वाटर है। यदि इस दूध का 1/3 भाग, 1/3 भाग इतना ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? पानी की मात्रा कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ये पूछा है। चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं दूध का जो सैंपल है उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, कितना, एक्स लीटर है सपोज। अब कह रहा है इसमें 50% पानी है और 50% यानी x/2 वाटर है और x/2 हमारा मिल्क है, 50% पानी 50%। अब बोला यदि इस दूध का 1/3 भाग, यानी दूध का 1/3, तो दूध हमारे पास x है, इसका 1/3 क्या हो जाएगा, x/3। x/3 भाग x/3 इतना ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए, यानी सेम मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए। तो सेम मात्रा के शुद्ध दूध में अगर मिला देंगे तो ये x/3 है, देखिए x/3 है। और सेम हम लोग मिल्क भी ले रहे हैं x/3, यानी x/3 हमने मिक्सचर लिया और x/3 हमने इधर से दूध लिया और दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक, अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो x/3 प्लस x/3 ये हो जाएगा 2x/3। अब हमारे पास जो मिक्सचर है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 2x/3, क्योंकि ये क्या बोला था, 1/3 ऑफ मिल्क, 1/3 भाग इतना ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाता है। तो शुद्ध दूध हम इतना ही मात्रा में ले लिए और इतना ही मात्रा में हमने मिक्सचर ले लिया, ठीक, और दोनों को मिक्स कर दिया। तो दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल वजन कितना हो गया, 2/3। अब क्या बोला है कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत कितना है। तो देखिए पानी का प्रतिशत कितना होगा, उधर तो शुद्ध दूध है तो पानी तो इसी में होगा ना, तो इसका हाफ होगा पानी, क्योंकि x/2 50% वाटर है इसमें और 50% मिल्क है। तो 50% मिल्क है और 50% वाटर है, तो इसका जो 1/3 निकालेंगे तो x/3 निकला। अब x/3 में पानी कितना होगा, दूध कितना होगा, तो x/3 हमारे पास जो मिक्सचर का हम लोग निकाले तो इसका भी तो हाफ ही होगा ना। इसका हाफ क्या होगा, इसमें आधा दूध होगा आधा पानी होगा, क्योंकि मिक्सचर 1:1 के रेशियो में है। तो हमारे पास जो हम निकाले उसमें से मिक्सचर में से अगर हमने इतना मिक्सचर निकाल लिया तो उस मिक्सचर में भी तो इतनी रेशियो में पानी और दूध आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर जो पानी है, पानी जो है ना, पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा कितनी होगी भाई साहब, तो पानी की मात्रा हो जाएगी x/6। पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, x/6। तो x/6 पानी है, टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारे पास 2/3, है ना। तो उसी का प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकाल दीजिए, x/6 होल डिवाइडेड बाय 2x/3 इंटू 100, यही परसेंट निकल गया, ठीक है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी, है ना। तो देखिए इतना होगा हमारे पास, तो कम कितना होगा, इसमें से घटा देंगे उतना ही आएगा। चलिए तो ये x और x कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बार में, है ना, तो 2/2 गड़बड़ कर दिया क्या, फिर से देखिए कर लेते हैं। तो ये हो गया x/6 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3/2x, ठीक। तो इसको अगर काटेंगे इंटू 100 करना है, तो ये x से x खत्म, 3 से ये 2 बार में, तो ये हो गया 1/4 और 1/4 को 100 से कर देंगे 25%, है ना। तो इतना आ गया, ठीक। आप घटा भी लेंगे तो यही हो जाएगा, x/6 ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो 25% उत्तर हो जाएगा इसका। तो नए मिश्रण में जो पानी की मात्रा होगी कितनी प्रतिशत होगी, 25%। तो यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पट्ट पर देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइंस, ठीक है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर ऑन अ बोर्ड। एक बोर्ड पर, यही लिखा है, एक पट्टे पर 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, यानी कि 4 पैरेलल और 4 इक्विडिस्टेंट जो लाइन है बना हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल कितना बन सकता है, यही पूछा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड द स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखिए तो 4 हमारे पास, 4 अगर मान लेते हैं वर्टिकल रेखाएं हैं, 4 वर्टिकल रेखाएं हैं और 4 जो है ना
एक पट पर 4 क्षैतिज और 4 हॉरिजॉन्टल, 4 हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, 4 हॉरिजॉन्टल बन गए, 4 वर्टिकल और 4, और सभी इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि ये जो छोटे छोटे बने हैं ना ये सारे स्क्वायर है, सारे स्क्वायर है, इक्वी डिस्टेंट है तो स्क्वायर बनेगा, है ना। तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना इसमें हो जाता है, ये देखिए। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर गिनते हैं तो सबसे पहले अगर ये छोटा वाला स्क्वायर गिनने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गया। वैसे भी देखिए 3/3 का स्क्वायर होता है ना, तो हम लोग ऐसे गिनते हैं, तो इसको हम लोग कह लें कि 1 2 3 है ना, इसको बोल लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही होता है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर का निकालने का ट्रिक। और ये ट्रिक बना यहीं से, क्योंकि ये छोटा छोटा टोटल 9 आ गया जो कि 3 का स्क्वायर है, यानी अगर हम लोग छोटा छोटा लेते हैं, है ना, तो 3 का स्क्वायर, अगर बड़ा वाला दो दो को मिला करके एक बनाने लगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा, एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर इधर, 2 स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से एक स्क्वायर ये वाला बन जाएगा और दूसरा वाला एक स्क्वायर ये बन जाएगा, तो 4 हो गए जो कि 2 के स्क्वायर में आ जाएगा, और एक हमारा ये बड़ा वाला स्क्वायर जो कि ये हमारा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक होता है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी भाई साहब, 9 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 9 4 13 1 14, तो टोटल इसमें स्क्वायर हो गए 14। अब आइए रेक्टेंगल देखते हैं। तो देखिए स्क्वायर जो है ना रेक्टेंगल का ही सबसेट होता है, स्क्वायर, क्योंकि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, जबकि हर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब देखिए इस स्क्वायर में आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है क्या, स्क्वायर में तो सारे ही बराबर होते हैं, आमने सामने वाले बराबर होगा, डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि रेक्टेंगल स्क्वायर जो है ना दैट इज सबसेट ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल, सॉरी, यानी स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर जो है ना रेक्टेंगल का सबसेट होता है। ठीक, तो कहने मतलब स्क्वायर तो रेक्टेंगल में आएंगे ही आएंगे, अलग से अब रेक्टेंगल भी आएंगे, तो अलग से अगर रेक्टेंगल को भी गिनना जाए, ठीक, तो जिस तरीके से ये हमने ट्रिक बताया उसी तरीके से रेक्टेंगल को भी काउंट करने का आप ट्रिक देखिए कि ये जो 3 × 3 है तो उसमें हम लोग क्यूब करते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 होती है 27 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 1, तो ये हो गया 27 प्लस 8 1 9, 27 और 9 36, तो 36 हो गए रेक्टेंगल, है ना, 36 रेक्टेंगल हो गए। पूछा क्या था इसमें, अब इस 36 रेक्टेंगल में जो है ना, यानी टोटल रेक्टेंगल हो गए, लेकिन अभी तुरंत आपको मैंने बताया कि स्क्वायर इज द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल का सबसेट स्क्वायर होता है, तो इसमें जो रेक्टेंगल काउंट किया ना हमने उसमें स्क्वायर को भी काउंट कर लिया दोबारा से, तो टोटल अगर हमारे पास रेक्टेंगल आ गया 36, या ऐसे भी निकाल सकते थे कि 4 इधर ऐसे वाला लाइन है, 4 ऐसे लाइन है, किसी भी 2 लाइन को सेलेक्ट करिए तो बीच में जो बनेगा वो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना, तो 4c2 कर सकते थे, किसी भी 2 लाइन को सेलेक्ट करके 4c2 × 4c2 करेंगे, जो एक बार इससे पहले किसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो 4c2 × 4c2 करेंगे जो कि होता है 6, तो 6 × 6 टोटल 36, यानी 36 रेक्टेंगल या स्क्वायर आएंगे इसमें, है ना। लेकिन यहाँ या पूछा ही नहीं था, दोनों का नंबर पूछा था, टोटल अलग अलग करके बताना है, इसलिए हमने दोनों को बताया है यहाँ पे, नहीं तो हम सीधे सीधे 36 बता देते इसका उत्तर, है ना, तो सीधे सीधे बता देंगे तो थोड़ा सा इस सवाल के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, क्योंकि इसने और नहीं लगाया है, यहाँ पे बोला है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, यानी वो वाला और अथवा वाला, अथवा नहीं लगाया है यहाँ पे, बोला है स्क्वायर भी बताओ और रेक्टेंगल भी बताओ, टोटल दोनों मिला के बताओ कितना हो रहा है, इसीलिए हम अलग अलग काउंट कर ले रहे हैं। तो ये जो रेक्टेंगल काउंट किया ना 36, इसमें वो स्क्वायर भी आ गए, क्योंकि तरीका जो ये आया है ये रेक्टेंगल के डेफिनेशन के हिसाब से आया काउंट करने के लिए। अब इसमें क्या है ना कि ये सारे काउंट हो गए, ये तो स्क्वायर भी है, तो अगर हम 36 में से 14 निकाल दें तो टोटल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो रेक्टेंगल हो जाएगा आपके पास 36 - 14 यानी कि 22, रेक्टेंगल हो गए 22 और स्क्वायर हो गए 14, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तब भी आंसर क्या आ जाएगा 36, यानी टोटल अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल देखेंगे तो दोनों मिला के आंसर हो जाता है 36, तो आंसर तो 36 ही है, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली नहीं करेंगे 4c2 × 4c2, क्योंकि इसमें यहाँ और शब्द का इस्तेमाल यानी अथवा का इस्तेमाल हिंदी में नहीं किया है, इसलिए दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके, ठीक, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन स्पीड ऑफ 40 km/h 2 hours later an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on the parallel track at an average speed of 60 km/h, how far from Delhi would the express train meet the freight train। देखिए कह रहा है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है,
और 2 घंटे बाद सेम प्लेटफॉर्म यानी दिल्ली से एक दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दोनों मुंबई के लिए रवाना होते हैं एक पैरेलल ट्रैक पे। तो कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मालगाड़ी से मिल लेगी। ठीक, अब देखिए मालगाड़ी का स्पीड चूंकि 40 किलोमीटर है और 2 घंटा पहले खुला है, 2 घंटा में ये मालगाड़ी जो है कितना किलोमीटर चल चुका होगा, 1 घंटा में 40 चलता है, 2 घंटा में 80, यानी 80 किलोमीटर जो है ना वो मालगाड़ी आगे चल चुका होगा, तब जाके एक्सप्रेस खुला है ना। अगर हम यहीं पर जाकर रेस्ट में डाल दें दोनों को, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या मान लेते हैं हम, किसी एक को रेस्ट पर डाल दीजिए। अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे के बाद खुला है, तब तक ये 80 किलोमीटर आगे जा चुकी थी, यानी यहाँ पर अगर हमारा फ्रेट ट्रेन है, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। अब मान लेते हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन है और ये रेस्ट पर आ गया, ये भी रेस्ट पर आ गया, दोनों को अगर रेस्ट पे मान लेते हैं और दोनों चूंकि सेम साइड डायरेक्शन में जा रहा है, इनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा या कहें कि डिफरेंस कितना होगा, है ना, क्योंकि सेम साइड में जाता है तो हम लोग रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस ले लेते हैं, अपोजिट साइड में जाता है तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का स्पीड चूंकि रेस्ट पर डाल दिया हमने, तो क्या कर देंगे हम लोग, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, एक 60 किलोमीटर है, एक 40 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितना आ गया भाई साहब, रिलेटिव स्पीड आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहने का मतलब हमने इसको रेस्ट पर डाल दिया और इसको भी रेस्ट पर डाल दिया, दोनों को रेस्ट पर डाल दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है और इसको 80 किलोमीटर कवर करना है। अब तो रिलेटिव स्पीड से अगर देखेंगे तो यहाँ से 80 किलोमीटर अगर इसको इस स्पीड से कवर करना है तो कितनी देर में कर लेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 80/20, तो हो गया 4 घंटे में। तो यानी एक्सप्रेस ट्रेन को इसको पकड़ने में 4 घंटा लगेगा। तो अगर 4 घंटा लगेगा तो 4 घंटा में एक्सप्रेस ट्रेन कितना चलेगा एक्चुअल में कितना चलेगा, तो एक्चुअल में 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, तो 4 × 60, तो 4 × 6 = 24, 240 किलोमीटर। यानी 240 किलोमीटर के बाद ये एक दूसरे से मिल लेंगे। इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमने आपको सबसे आसान वाला बताया, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से सवाल आसान हो जाता है। रिलेटिव स्पीड जिनको नहीं पता है यहाँ से देख लीजिए, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डिफरेंस कर देते हैं स्पीड का, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी एक का स्पीड छीन के दूसरे को दे देते हैं। इतनी सी कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल के लिए फिलहाल इसको आप समझिए। अगला क्वेश्चन ये है, इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू। जो रणधीर जो है ना वो कुणाल और देबू दोनों से ज्यादा नंबर लाता है, कुणाल प्लस देबू दोनों से ज्यादा नंबर लाता है रणधीर। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर। और कुणाल के साथ जब शंकर आ जाता है, शंकर प्लस कुणाल जब हो जाता है तो ये रणधीर से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, रणधीर से ज्यादा। जब कुणाल के साथ शंकर आ गया तो रणधीर से ज्यादा हो गया। सोनल ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन शंकर, और शंकर से ज्यादा सोनल को है। शंकर से ज्यादा नंबर सोनल ले आई है। ठीक है, नेहा ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन रणधीर, और रणधीर से ज्यादा नेहा ले आई है। अब नेहा अगर रणधीर से ज्यादा, रणधीर इन दोनों से ज्यादा ला रहा है, इससे भी ज्यादा, यानी नेहा यहां बना सकते हैं क्या, यहां बना दिया हमने नेहा को। तो बोला हु अमंग्स द फॉलोइंग या देम ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स, तो सबसे ज्यादा नंबर किसको आया है ये बताइए। देखिए अगर आप इस दोनों स्टेटमेंट को मिला देते हैं तो इधर रणधीर है, वहां पर रणधीर उधर है, कुणाल इधर है। अगर मान चलिए इसको हम पहले जोड़ दें, अगर हम पहले जोड़ देते हैं तो रणधीर प्लस शंकर प्लस कुणाल ग्रेटर देन कुणाल प्लस रणधीर प्लस देबू, तो रणधीर और कुणाल डिलीट हो जाएंगे इधर से भी उधर से भी। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, देबू इधर रह जाएगा और कुणाल और रणधीर, तो शंकर उधर रह गया, यानी शंकर को ज्यादा नंबर आ गया। तो शंकर को कुणाल से ज्यादा नंबर, यानी देबू से, शंकर इज ग्रेटर देन देबू, तो शंकर जो है ना देबू से ग्रेटर, देबू से ज्यादा शंकर, शंकर से ज्यादा सोनल, और शंकर और कुणाल मिलके रणधीर से ज्यादा, यानी अकेले जो है ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह पाएंगे, और रणधीर से ज्यादा है नेहा को। ठीक, तो यहाँ दो
एक सोनल का जो है ना ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और एक यहाँ रणधीर और शंकर में कंफ्यूजन है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ से कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको सबसे ज्यादा नंबर आया होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डाटा इसमें इनसफिशियंट है, डाटा आर इनएडिक्वेट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सर्टेन 3 डिजिट नंबर have the following characters या characteristic, all the 3 digits are different, the number is divisible by 7, the number on the reversing the digit is also divisible by 7। देखिए 3 डिजिट का कोई संख्या है और बोला है कि वो जो संख्या है वो तीनों अलग अलग है, यानी वो जो अंक हैं डिजिट्स तीनों अलग अलग हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है कि वो जो नंबर बनेगा इन तीनों डिजिट को मिला के वो 7 से विभाजित होना चाहिए, और नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, अगर हम उस नंबर को रिवर्स कर देते हैं या उल्टा ऑर्डर में लिख देते हैं तब भी वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको करते हैं। देखिए अगर हम नंबर मान लेते हैं एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड, अगर एक नंबर मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, तो इसको अगर रिवर्स कर देते हैं, और ये एक्स वाई जेड जो है ना ये 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, यही लिखा है, तीनों अलग अलग है, तीनों को अलग अलग मान लिया हमने। अब बोल रहा है इसको अगर रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड बाई एक्स। अब बोल रहा है कि ये भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए तो ऐसा जब भी केस होता है तो इनका अगर हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, तो इससे पहले कई बार लिखने का तरीका सिखाया है कि इसको लिखेंगे 100x माइनस 10y प्लस का z, और इस तरीके से जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 99। ठीक, 99, और अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो 99x माइनस ये z या फिर z माइनस x, ऐसा कुछ। ठीक, तो ऐसा अगर आता है तो यहाँ 99 हो जाता है और यहाँ x माइनस z हो जाता है। ठीक, और कह रहा है कि ये दोनों ही, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों हमारा 7 से डिविजिबल है, तो अगर ये हमारे पास 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा अगर 7 का मल्टीपल हो जाता है तो ये डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब x माइनस जेड को 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अगर x माइनस 7 या तो 0 हो जाए या 7 का x माइनस 7 नहीं z, x माइनस जेड या तो 7 का मल्टीपल हो जाए या फिर 0 हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम लोग इसको 7 बनाने में लगे हुए हैं तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ हो सकता है कि x क्या हो जाए, x हो जाए या तो 9, या तो 9 हो जाए, या फिर ये अगर ये 9 हो जाएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा 7 के लिए 2 होना पड़ेगा। ये अगर 8 हो जाए तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 1, तभी तो 7 होगा, है ना। तो यहाँ से दो चीजें पॉसिबिलिटी आई। तो नंबर क्या क्या बन सकता है, देखिए अगर ऐसा हमारे पास पॉसिबल आया x और z और y जो है बीच में अलग नंबर हो सकता है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि x और z को, x को रखते हैं 9, x को रख दिया 9 और z के जगह पर हमने रख दिया 2, और यहाँ कह रहे हैं कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो y को क्या लिख सकते हैं, अगर 7 से डिविजिबल होना चाहिए तो मान के चलिए यहाँ 7 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 7 से इसको लगाएंगे भाग, तो यहाँ 2 बच जाएगा शेष। अब 2 पर यहाँ क्या रख सकते हैं, यहाँ 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए, किसी में भी ये डिविजिबल नहीं होगा। केवल एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ 5 रखेंगे तो ये डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, जब ये 5 रखने पर डिविजिबल हो जाता है तो हमारा संख्या कितना बन जाएगा, एक तो 9 5 2 बन सकता है, दूसरा यानी रिवर्स करके 2 5 और 9 बन सकता है। उसी तरीके से यहां से भी आप 2 नंबर बना सकते हैं। तो टोटल यहां से 2 बन गया और यहां से 2 बन गया, तो टोटल कितना संख्या पॉसिबल हो जाएगा, टोटल संख्या पॉसिबल हो जाएगा 4, यानी 3 अंक का 4 संख्या ऐसा पॉसिबल है जो इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। उत्तर हो गया ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग क्वेश्चन या फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पहला स्टेटमेंट है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, सभी रंग सुखद हैं, सम कलर्स आर प्लीजेंट, कुछ रंग सुखद हैं। अब देखिए यही दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नो कलर इज प्लीजेंट, कोई भी कलर प्लीजेंट नहीं है। सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, कुछ कलर्स बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं है। अब कह रहा है गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, कह रहा है अगर चौथा स्टेटमेंट इसमें से 100% करेक्ट है देन व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, तो इसमें से क्या निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अगर स्टेटमेंट 4 को हम लोग 100% करेक्ट मान लें तो कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल सही निकाल सकते हैं या निश्चित तौर पर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर चौथा हमारा सही हो जाता है तो चौथा स्टेटमेंट है कि कुछ रंग सुखद नहीं है। अगर कुछ रंग सुखद नहीं है तो यहां बोला है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, तो ये बोल सकते हैं ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहां क्या बोला है चौथा को सही मानिए
और चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, कि कुछ कलर्स जो है ना वो सुखद नहीं है। अगर कुछ कलर सुखद नहीं है, पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि सभी रंग सुखद हैं, तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और आपके स्टेटमेंट में डी ऑप्शन में ये दे रखा है वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यही उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से असत्य है। अब देखिए बाकी को आप चेक कर लीजिए, कुछ रंग सुखद है, यहाँ पर भी बोला है कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। अगर कुछ सुखद नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सुखद होंगे, तो इसीलिए दूसरा सही हो जाएगा। और यहाँ बोला है कि कोई भी रंग सुखद नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट में है ही नहीं, यहाँ लिखा है 3 इज ट्रू, तो ये भी कट जाएगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 such that the digit 8 occupies the unit place। 99 से लेकर के 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिसका यूनिट प्लेस जो है ना, यूनिट डिजिट 8 आता है। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट 8 किस किस पे आता है, 99 से लेकर के 1000 तक देखना है हम लोगों को। अगर 1 से हम लोग 1000 तक देख लें, 1 से 1000 तक देख लें, तो 8 कहां कहां पे आएगा, 8 पे आएगा, 18 पे आएगा, 28 पे, 38, 48, 58, है ना, 68, 78, 88, केवल यूनिट डिजिट लिखना है। तो 80 वाला सीरीज को नहीं काउंट करना है, ये गलती नहीं करना है कि 80 वाले पूरी सीरीज को, सिर्फ यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए, ये बोला है सवाल में। तो यूनिट प्लेस पे 8 जहां जहां आ रहा है उसी को हम लोग काउंट करें अगर, तो 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 और 98, टोटल 10 8 आएंगे। यानी 10 डिजिट ऐसे आएंगे, 10 नंबर हमारे पास ऐसे आएंगे जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम लोग 100 से लेकर के 200 तक जाएंगे तब भी हमें 10 मिलेगा, 200 से 300 के बीच भी 10 मिलेगा। इसी तरह से टोटल 1 से लेकर के 1000 तक में हम जाएंगे तो सब में 10-10 बार मिलेगा ऐसा संख्या जिसका यूनिट प्लेस 8 होगा, तो टोटल 100 बार आ गया, टोटल 100 बार आ गया। लेकिन हमने इसको कहां से काउंट किया था, 1 से, ये बोला है 99 से करो भाई, यानी 1 से लेकर 99 तक में जो 10 बार काउंट किया वो एक्स्ट्रा कर लिया, तो इसमें से 10 घटा दीजिए। अब अगर 1000 में से 10 घटा देंगे, सॉरी 100 में से, तो कितना बचेगा, 90। यानी 90 ऐसे नंबर आएंगे जिसमें आपके पास यूनिट प्लेस कौन ऑक्यूपाई करेगा, 8। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ फॉर अ सैंपल डाटा, एक सैंपल डाटा में मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है और उससे बड़ा मोड है। ठीक, तो मोड अगर सबसे बड़ा है, मीडियन है उसके बाद मीन है, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखिए ये एक ग्राफ होता है स्टैटिस्टिक का, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है। अगर मोड सबसे ज्यादा है, अगर हम यहाँ मोड देखें, ये मोड ज्यादा है हमारा, यहाँ मीडियन है, यहाँ मीन है, तो अगर मीन को यहाँ रखते हैं, मीन सबसे कम होगा, तो हमेशा जो स्क्यूड होगा डायग्राम वो लेफ्ट की तरफ होगा। देखिए लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूड टू द लेफ्ट। ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो मतलब बिल्कुल ही बेसिक क्लास से ये क्वेश्चन था, जिनको स्टैटिस्टिक का नॉलेज होगा वो देखते ही क्वेश्चन को टिक कर दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब एक व्यक्ति है एक्स, उसका जो आज प्रेजेंट एज है उससे 1 साल पहले उसका जितना एज था वो किसी नंबर का एक स्क्वायर था। यानी आज से 1 साल पहले साल लास्ट ईयर उसका जो एज था वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर था, और बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो किसी नंबर का क्यूब हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर द क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी उसका जो एज है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, किसी नंबर का क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो आज का प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक, ये नेक्स्ट ईयर है, इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं, इसको प्रेजेंट एज से प्रीवियस ईयर मान लेते हैं, प्रीवियस ईयर, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर, प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर ऐसा मान लेते हैं। बोला है कि नेक्स्ट ईयर वाला जो है ना, यानी 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद ये क्यूब बन जाता है ना, किसी नंबर का क्यूब बन जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्यूब लिख लेते हैं कुछ नंबर का। ठीक, अगर हम लोग 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 2 का करेंगे 8 होगा, 3 का करेंगे तो 3 3 होती है 27 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, 5 का करेंगे 125 हो जाएगा। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आदमी का एज ही नहीं होता उतना, है ना। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट एज, यहाँ अगर ये 1 ही साल ज्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0, प्रेजेंट एज 0। यहाँ 8 है तो ये 7 साल का होगा आज। अगर यहाँ 27 साल का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तो आज 26 साल का रहा होगा। नेक्स्ट ईयर 64 साल का हो जाएगा तो आज 63 साल का रहा होगा। नेक्स्ट ईयर 125 का होगा तो आज कितना रहा होगा, 124 रहा होगा, है ना, इस साल। अब देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, तो प्रीवियस ईयर ये अगर 0 है तो माइनस में चला जाएगा,
7 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 26 है, 26 है तो ये हो जाएगा 25, और ये 63 है तो ये हो जाएगा 62, ये 124 है तो 123 है। अब इसमें से देख करके बताइए कि प्रीवियस ईयर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर और नेक्स्ट ईयर कोई एक परफेक्ट क्यूब कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, देखिए 5 का ये परफेक्ट स्क्वायर है 25, और इधर 27 जो है ना ये 3 का परफेक्ट क्यूब है। तो ये किसी एक नंबर का क्यूब मिल गया नेक्स्ट ईयर, और प्रीवियस ईयर में किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मिल गया 25, है ना। तो यानी उसका प्रेजेंट एज क्या रहा होगा 26, क्योंकि इसमें से और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 6 है, नहीं 62 है, नहीं 125। तो कुल मिला के हमारे पास उत्तर मिल गया हमें कि आज उसका एज कितना है, 26 साल है। अब देखते हैं सवाल में पूछा क्या है। सवाल में पूछा है व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ द ईयर ही मस्ट वेट फॉर ही एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। कह रहा है उस आदमी को, उस व्यक्ति जो है एक्स, उसको और कितना साल का वेट करना पड़ेगा ताकि एक बार फिर से उसका जो एज है वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो अब बताइए 27 यानी 3 का क्यूब हमारे पास आ चुका है। अब जो क्यूब आएगा वो 4 का क्यूब आएगा उसका एज। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी 64 साल जब उसका एज होगा तो फिर से एक नंबर का क्यूब हो गया। ये किसका क्यूब हो गया 4 का। तो 4 का क्यूब होने के लिए इसको 64 साल होना पड़ेगा। अब 64 साल होने के लिए उस व्यक्ति को कितना साल वेट करना पड़ेगा, तो आज उसका एज है 26 साल। अब 64 साल का होने के लिए कितना साल वेट करना पड़ेगा भाई, तो 64 माइनस 26, तो 64 में से जब 26 को घटाएंगे आप तो 14 में से 6 गया 8, 6 14, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 38 साल, यानी 38 साल उसको और वेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। 38 साल वेट करने के बाद उसका एज फिर से 64 साल हो जाएगा, जो कि फिर से एक परफेक्ट क्यूब है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कितना साल उसको वेट करना पड़ेगा ताकि फिर से उस व्यक्ति का जो एज है वो एक क्यूब आ जाए, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।